नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। कड़ी टक्कर में कांग्रेस को हल्की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा। आज एक एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में बीजेपी को 42% और कांग्रेस को 44% और आप को 2% वोट शेयर मिलता दिख रहा है। और आपको बता दें कि 2017 में बीजेपी को 48% मिले थे, जबकि कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिले था। यहाँ कांग्रेस की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा लोगों ने काफी पसंद किया है। हिमाचल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती दिख रही। कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने के संकेत है। अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को किसी सीट पर जीत मिलता नहीं दिख रहा है। हिमाचल में सरकार बनाने के लिए कुल 68 सीटों में से 35 सीटों की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सी जनहित याचिका 1 लाख रुपए की जुर्माने के साथ खारिज कर दी। शीर्ष अदालत को दी गई अर्जी में मांग की गई थी कि अनुकूल चंद्र ठाकुर को ही एकमात्र भगवान माना जाए। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता उपेंद्र नाथ दलाई से कहा है कि आप चाहे जो माने, लेकिन आप देश के सभी नागरिकों को अनुकूल ठाकुर को भगवान मानने को कैसे कह सकते हैं। याचिकाकर्ता की जुर्माना नहीं लगाने की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने जनहित याचिका का दुरुपयोग किया है। हमने तो कम जुर्माना लगाया, किसी को हक नहीं कि जनहित याचिका का दुरुपयोग करे। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर समय समय पर कानून बनाकर इस पर लगाम लगाने की मांग की जाती रही। इस बीच सोमवार को शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। इतना ही नहीं, ये संविधान के खिलाफ भी है। दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में धोखाधड़ी और डरा धमका कर होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 में से 100 सीटें मिल सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को G20 बैठक के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले गुजरात चुनाव पर बड़ी टिप्पणी की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना हुई। वह दिल्ली से अजमेर भी जाएंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल के जवाब पर यही बात कही। ममता बनर्जी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि वो स्पेशल है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 100 में 100 सीटें मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा, खास होने के कारण है, सभी के नियमों का पालन करना पड़ता है, पर पीएम मोदी के लिए सब छूट है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान के बीच भाजपा ने अगले साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। गुजरात में सेकेंड फेज की वोटिंग हो ही गई है और 8 दिसंबर को गुजरात के साथ साथ हिमाचल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना। इस बीच सोमवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। इस बैठक में अगले साल होने वाले चुनाव पर चर्चा हो रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सहित अन्य बड़े नेता मौजूद है। सुबह गुजरात में वोटिंग के बाद पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को देश में 6ठी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत बिलासपुर नागपुर मार्ग पर संचालित होने वाली ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इस बात की जानकारी रविवार को भारतीय रेलवे के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी के मुताबिक ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी और यात्रा का एक चरण करीब 4.5-5 घंटे होगी। और आपको बता दें कि अधिकारी ने कहा है कि बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर में करेंगे। इस साल प्रवासी भारतीयों की विदेश में कमाकर भेजी जाने वाली राशि 8 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि रिपोर्ट में बताया गया इस साल भारतीय प्रवासियों की कमाई में पिछले साल की तुलना में 12% की बढ़ोतरी दर्ज की सकती है, जबकि साल 2021 में 20 के मुकाबले यह बढ़ोतरी केवल 7.5% की हुई। विदेशों में जाकर कमाई करने वाले उसे अपने देश पैसा भेजने के मामले में भारत पहले नंबर पर है। पहले भी भारत इस मामले में पहले रैंक पर ही था। चीन, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र और फिलीपींस इस मामले में भारत से पीछे हैं। केरल विधानसभा के 7वें सत्र के पहले दिन सोमवार को तिरुवनंतपुरम नगर निगम के महापौर की कथित चिट्ठी के आधार पर पिछले दरवाजे से नगर निकाय में नियुक्तियों को लेकर सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। UDF ने महापौर के इस्तीफे की मांग की, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें झूठा करार दिया है। UDF ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्थानीय निकाय मंत्री MP राजेश के बयान के बाद खारिज कर दिया। राजेश ने दावा किया है कि सभी अस्थायी और अस्थायी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग या रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जनवरी में मुख्य सचिव के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय बजट 2023 से 24 के पहले दिल्ली में मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अधिकारी ने बताया कि मुख्य सचिव का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन अगले साल जनवरी में दिल्ली में आयोजित होगा। ये सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी की और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों को वित्त वर्ष 2022 का ब्याज मिलने लगा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खातों में ब्याज को जमा हुई और उसे लोगों के देना शुरू कर दिया है। 7 करोड़ पीएफओ ग्राहक जल्द ही अपने खाते में 81,000 करोड़ तक की राशि आने की उम्मीद कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और आपको बता दें कि इस साल के लिए ब्याज दर 8.1% है, जो 40 साल में सबसे निचला स्तर है। जिन लोगों के खाते में 10 लाख रुपये, उन्हें 81,000 रुपये ब्याज मिलेगा। पीएफ खाते में 7 लाख रुपए रखने वालों के लिए 56,700 रुपए का ब्याज मिलेगा। कोई भी पार्टी तृणमूल कांग्रेस या कांग्रेस झालदा में अपनी पसंद का चेयरमैन नियुक्त नहीं कर सकती है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरुलिया के जिलाधिकारी अगले 1 महीने तक झालदा नगर पालिका की सारी जिम्मेदारी संभालेंगे। नतीजतन तृणमूल जो पहले से ही पार्षद जोबा के चेयरमैन बनाने का निर्णय ले चुकी थी, लागू नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह झालदा नगर पालिका में विश्वास मत जीतने के बाद कांग्रेस द्वारा महापौर नामित की गई शीला चट्टोपाध्याय कार्यभार नहीं संभाल पाएंगी। भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे पर अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। उसे रविवार को खेले गए पहले वनडे मैच में मेजबान टीम ने हरा दिया था। टीम इंडिया इस मैच में जीत के पास आकर हार गई थी। अब टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय टीम पर पहले वनडे में धीमी ओवर गति को कारण मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया गया है। आईसीसी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। भारतीय टीम ने तय सीमा में जितने ओवर किए जाने थे उससे 4 ओवर कम किए थे। इस मैच के रेफरी रंजन मधुगले ने टीम इंडिया पर जुर्माना ठोका है। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में नई योजनाओं के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया। इस दौरान सपा के विधायकों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने मौजूद सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान सपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विरोध कर रहे थे। सपा नेता ने कहा है कि राज्य में बीजेपी ने अराजकता फैलाने का काम किया। यहाँ कानून का राज खत्म हो गया है। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही, चुनावों को सरेआम धांधली हो रही है। करीब 66% भारतीयों का यह मानना है कि साल 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स से आगे निकल जाएगी। एक निजी सर्वे में यह बात सामने आई है। यह सर्वे ACKO और यूगो इंडिया किया है। इसके मुताबिक ज्यादातर भारतीय कंज्यूमर अपने फायदे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश करना चाहते हैं, जबकि 56% इलेक्ट्रिक वाहनों को इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 62,834 के स्तर पर बंद हुआ है। बाजार में लगातार दूसरे दिन यह गिरावट आई है। वहीं निफ्टी 5 अंक बढ़कर 18,701 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में ही तेजी रही है। दिग्गज टेक एंड ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन जल्द ही बड़े लेवल पर छंटनी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन अगले कुछ महीनों में 10,000 नहीं बल्कि 20,000 एम्प्लॉयज की नौकरी से निकालने का प्लान बना रही है। बताया जा रहा है कि कंपनी अपने कई डिपार्टमेंट में से एम्प्लॉयज की संख्या कम करेगी और कई टॉप मैनेजर्स को भी निकालेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एम्प्लॉयज की छंटनी में कंपनी के टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर समेत कई डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज शामिल होंगे। बिजली विभाग ने राजस्व वसूली को लेकर तेवर सख्त कर लिया है। यही कारण है कि 30 नवंबर तक 4 सर्किल क्षेत्र के 3556 बकायदेदारों का बिजली कनेक्शन काटा गया। इन सभी के पास विभाग का 3,64,85,000 रुपये बकाया है। वहीं 30 नवंबर तक 261 लोगों पर विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इन पर 51.56 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बताते चले कि इन दिनों JBNL की ओर से बकाया बिजली बिल वसूल करने के लिए लगातार निर्देश दिया जा रहा है। इसको लेकर विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता सहित सभी कनीय अभियंता को राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर RPC को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर किया गया। जौहर अली शोध संस्थान को दी गई कुछ विशेष सुविधाओं को लेकर भी RPC पर आरोप लगाए जा रहे थे। जौहर अली शोध संस्थान को लीज पर दिए जाने के प्रकरण में यह कार्रवाई की गई। लीज व्यक्त RPC जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर तैनात है। लीज प्रक्रिया के संबंध में SIT की जाँच कराई गई थी।
सीमा पर पाकिस्तान से ड्रोन भेजने का सिलसिला जारी है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान कभी हथियार तो कभी प्रतिबंधित ड्रग की खेप भारत अवैध तरीके से भेजता रहता है। ताज़ा मामला पंजाब के अमृतसर के रोरनवाला कला का है, जहां हेरोइन की खेप लेकर सीमा पार में एक ड्रोन आ गया। वहीं हेरोइन का पैकेट ले जा रहे पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टर को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। बताया जा रहा है कि क्वाडकॉप्टर की आवाज़ सुनकर बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर उसे नीचे गिरा दिया। वहीं एक खेत से जवानों ने संदिग्ध हेरोइन बरामद कर उसे जब्त कर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्विरोध चुन लिया गया है। नेका अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को श्रीनगर में पार्टी मुख्यालय नवाए सुबह परिसर में मतदान हुआ। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।